Dear students, this is Dr. Tapan Purohit. As you are very much aware that in earlier lessons or the lecture, we have discussed the definition of interpretation, and also we have discussed the difference between the interpretation and the construction. As we have also discussed the internal aid to the interpretation and as also the external aid to the interpretation. Today we are going to discuss the important topic, that is the decision per incurium. First of all, let us see that what is the decision per incurium. Decision per incurium is the decision given by the court without considering the earlier judgment, and that is known as the decision per incurium. And the significance of a judgment having been decided per incurium is that it does not then have to be followed as precedent by a lower court or the trial court, as the case may be. In common law, meaning of the stare decisis is that the judgment rendered by the apex court to be followed. But in the case of decision per incurium, lower court is not bound to follow its earlier decisions or the earlier decisions of the high court. This doctrine is the exception to the Article 141 of the Constitution of India. John Salmond in the treatise on the jurisprudence states that the precedent is not binding if it was rendered in ignorance of a statute or a rule having the force of a statute. प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पहले वाले लेसन्स में संविधियों का निर्वचन या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बारे में अध्ययन किया। हमने ये भी देखा कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन में क्या अंतर है, और हमने ये भी डिस्कशन किया कि एक्सटर्नल एड टू द इंटरप्रिटेशन क्या है और इंटरनल एड टू द इंटरप्रिटेशन क्या है। आज हम इसी कड़ी में डिस्कशन करते हैं कि डिसीजन पर इंक्यूरियम का अर्थ क्या है। देखिए, सामान्य तौर पर डिसीजन पर इंक्यूरियम का अर्थ ये है कि यदि कोई भी जजमेंट, चाहे तो वो डिवीजन बेंच का जजमेंट हो और बाद में सब्सिक्वेंट डिवीजन बेंच का जजमेंट है, या सब्सिक्वेंट सिंगल जज बेंच का डिसीजन है, और सेम लॉ पॉइंट पर अगर जो अर्लियर डिवीजन बेंच ने जो भी लॉ पॉइंट निर्धारित किया है या धारित किया है, और जो सब्सिक्वेंट बेंच है उसने अगर उस अर्लियर जो डिवीजन बेंच का जो जजमेंट है उसको यदि उसने कंसिडर नहीं किया है और बिना उसको कंसिडर किए अगर वो जजमेंट दिया जाता है, तो वो सामान्य तौर पर डिसीजन पर इंक्यूरियम कहलाता है, और उसका जो है एज ए प्रेसिडेंट या उसका प्रभाव नहीं होता है। अर्थात ट्रायल कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है तो ट्रायल कोर्ट, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का कोई जजमेंट दिया है तो हाई कोर्ट उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट अवधारणा है डिसीजन पर इंक्यूरियम के बारे में कि डिसीजन पर इंक्यूरियम जो है सामान्य तौर पर उसे कहा जाता है, चाहे तो वह सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वह हाई कोर्ट हो। किसी भी न्यायालय में अगर वो सुप्रीम कोर्ट है और मान लीजिए अगर कोई संवैधानिक पीठ का कोई फैसला है और संवैधानिक पीठ ने जो है कोई निर्णय दिया है और बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के किसी जो है जज द्वारा या जो है डिवीजन बेंच द्वारा जो है कोई निर्णय दिया जाता है, और उस संवैधानिक पीठ के द्वारा जो दिया गया निर्णय था पूर्व में, या जो अर्लियर जो निर्णय था, उस निर्णय को सेम लॉ पॉइंट है तो उसको अगर डिस्कशन नहीं किया जाता है तो इवन वो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो आर्टिकल 141 में स्टेयर डेसिस या उसका वो जो है वो प्रेसिडेंट के तौर पर जो है वो बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखेगा। और उसका कारण ये दिया गया कि भाई उसने चूँकि पूर्व में लॉ पॉइंट सेम था और पूर्व में जो जजमेंट थे उन जजमेंट को उसने कंसिडर नहीं किया, इसलिए जो है वो डिसीजन पर इंक्यूरियम कहलाएगा। और डिसीजन पर इंक्यूरियम होने के फलस्वरूप जो है सब्सिक्वेंट जजमेंट जो है उसको सब्सिक्वेंट जजेस या सब्सिक्वेंट जो है वो लॉ नहीं बनता है और आर्टिकल 141 में बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखता है। देखिए, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन में वापस आपको ये बात समझा देता हूँ। पहले मैं हायरार्की ऑफ द कोर्ट या जो श्रृंखला है न्यायालय की उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, सबसे नीचे जो है वो ट्रायल कोर्ट या लोअर कोर्ट हो गया, उसके ऊपर जो है वो हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच हो गई, और उसके ऊपर जो है वो
डिवीजन बेंच हो गया, डिवीजन बेंच के बाद लार्जर बेंच हो गया और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो गया। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो सामान्य तौर पर डिवीजन बेंच का जजमेंट होता है और लार्जर बेंच और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा भी निर्णय दिया जाता है। तो एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं आपको समझाना चाहूँगा कि डिसीजन पर इंक्यूरियम सामान्य तौर पर वह डिसीजन होता है जहाँ पर कि पूर्व द्वारा जो दिया गया लॉ पॉइंट, सेम लॉ पॉइंट होना आवश्यक है। अगर वो सेम लॉ पॉइंट पर अगर कोई पूर्व में कोई निर्णय दिया गया है और लार्जर बेंच द्वारा कोई निर्णय दिया गया है और उस निर्णय को कंसिडर नहीं किया गया है खंडपीठ ने, तो खंडपीठ द्वारा दिया गया निर्णय जो है वो बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता है। अर्थात वो जो डिवीजन बेंच द्वारा दिया गया निर्णय है उसका कोई जो है इफेक्ट नहीं होगा और ऐसा जो दिया गया निर्णय है वो डिसीजन पर इंक्यूरियम होगा। वो डिसीजन पर इंक्यूरियम क्यों होगा? उसका कारण यह है कि उन्होंने चूंकि पूर्व में जो दिया गया निर्णय है उसमें क्या लॉ पॉइंट था या उस जो पूर्व में दिए गए निर्णय को उन्होंने डिस्कशन नहीं किया और जब उन्होंने चूंकि उसको डिस्कशन में ही नहीं लिया अतः वो डिसीजन पर इंक्यूरियम कहलाएगा और डिसीजन पर इंक्यूरियम होने के फलस्वरूप वो बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता है। तो इस प्रकार से जो है वो कई बार आपको क्वेश्चन पेपर में डिसीजन पर इंक्यूरियम के बारे में भी पूछा जाता है और आपको जो है इस प्रकार से उसका उत्तर देना होता है कि डिसीजन पर इंक्यूरियम सामान्य तौर पर वह निर्णय होता है जो कि पूर्व द्वारा दिए गए जो भी निर्णय है या उसमें जो लॉ पॉइंट डिस्कशन किया गया कोर्ट के द्वारा, लार्जर बेंच या डिवीजन बेंच एज द केस में भी, उसको अगर बिना डिस्कशन किए सब्सिक्वेंट जजमेंट में जो है वो बिना सेम लॉ पॉइंट पर बिना डिस्कशन किए अगर निर्णय दिया गया है तो वो बाध्यकारी प्रभाव नहीं रखता है और वो डिसीजन पर इंक्यूरियम कहलाता है। थैंक यू।